Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of my students. Hope you are all fine. आप लोग जानते हैं कि मेरा आपके साथ जो ऑनलाइन क्लासेस का सेशन है वो कंटिन्यू है, और जो मेरे पिछले 2 लेक्चर्स थे उसमें मैं आपको आपकी मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस का सारा जो सिलेबस था वो वाइंड अप करवा चुकी हूँ। तो उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग उसकी घर में तैयारी भी कर रहे होंगे। आज के लेक्चर में जो मैं आपके साथ कंटिन्यू करूँगी वो है आपका इंट्रोडक्शन टू बिजनेस से टॉपिक टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। जब हमारी क्लासेस कंटिन्यू थी कॉलेज में तो मैं आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो इंट्रोडक्शन था वो स्टार्ट करवा चुकी थी, जिसमें मैंने आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी का इंट्रोडक्शन, कोऑपरेटिव सोसाइटी के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ये 3 टॉपिक जो इस चैप्टर के हैं वो मैं आपको क्लास में कंप्लीट करवा चुकी थी। नेक्स्ट जो मैंने आपको क्लास में लेक्चर कंटिन्यू करवाना था वो मेरा था टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से आपका कॉलेज बंद हो गया और हम उसको लाइव क्लासेस में नहीं पढ़ सके। तो आज के जो मेरा ऑनलाइन सेशन, मेरी ऑनलाइन क्लास है, उसमें मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। इंट्रोडक्शन जो है उसका मैं आपको बहुत ब्रीफली क्लास में डिफ़ाइन कर चुकी हूँ। एक दफ़ा फिर थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की डेफिनेशन, उसका इंट्रोडक्शन, कोऑपरेटिव सोसाइटी होता क्या है। कोऑपरेटिव के नाम से ही आपको जो है ना आपके माइंड में एक चीज़ आती होगी, कोऑपरेट करना। मैं जिस तरह मैं आपको कहती हूँ कि आप अपने दोस्तों के साथ कोऑपरेट करें, अपने रिलेटिव्स के साथ कोऑपरेट करें, मीन्स कि एक दूसरे का साथी, एक दूसरे का हमदम, एक दूसरे का मददगार बन के चलना, जितना हो सके एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करना। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सनस who voluntarily pool their resources to utilizing them for the mutual welfare of member itself। अब मैंने आपको क्लास में बहुत ब्रीफली बताया था कि ये एक ऐसी सोसाइटी होती है जहाँ पे वो तबका जो कि ज़्यादा कैपिटलिस्ट नहीं होता, ज़्यादा उनके पास जो इन्वेस्टमेंट्स है वो नहीं होती, तो अपनी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स को इकट्ठा करके एक पूल बनाते हैं, उन रिसोर्सेज को उस पूल में इकट्ठा करते हैं और मिलकर एक सोसाइटी की शक्ल में मेंबर्स की एक दूसरे की मदद के लिए काम करते हैं। जिस तरह अब मैं एक अकेली बंदी हूँ, मेरे पास 2 लाख की इन्वेस्टमेंट है, मेरे साथ 5, 6, 10 मेंबर और हैं, उन सबके पास इसी तरह रिस्पेक्टिवली अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट है। अब हमारे पास ना वो इन्वेस्टमेंट छोटे लेवल पे है, थोड़ी है, ठीक है ना, मैं उसका सेपरेट कोई बहुत बिजनेस कर सकती हूँ, ना वो दूसरा मेंबर, ना तीसरा मेंबर, ना चौथा। तो हम क्या करते हैं कि मिलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं कि भाई हम अपनी ये इन्वेस्टमेंट्स को इकट्ठा करके हम एक सोसाइटी बनाते हैं जिसमें हम जो मेंबर्स हैं, जो हमारा लेबर तबका है, वो जो ज़्यादा है, जो हमारी महंगी चीज़ें हैं उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनकी मदद के लिए आगे क्या टाइप्स हैं, किस तरह की सोसाइटीज़ बनती हैं, किस तरीके से उनको ऑब्जेक्टिव को पूरा करते हैं, ये मैं आपको टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो डिटेल में बताती हूँ। ठीक है, तो आगे हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कि कितनी किस्म की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हमारे पास होती हैं। सबसे पहले हमारे पास है, जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, प्रोड्यूसर सोसाइटी। ठीक है, प्रोड्यूसर कौन होता है? जो चीज़ों को बनाने वाला, मैन्युफैक्चरर, जो मिलकर चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन के लिए आपको पता है कि एज अ बिजनेस स्टूडेंट आप जानते हैं कि प्रोडक्शन कोई आसान या कोई सस्ता या कोई बहुत जो है ना कि हर कोई जिसका दिल करे उठकर प्रोडक्शन शुरू कर दे, नहीं। प्रोडक्शन के लिए हैवी कॉस्ट चाहिए होती है, हैवी जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट है वो चाहिए होती है। वो तब ही आती है जब हम या तो एक बंदा बहुत अमीर कबीर है, वो तो चलो अपना प्रोडक्शन सेटअप लगा लेगा। अगर कोई स्किल्स रखता है लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं उस लेवल की रखता, तो वो मिलकर उस एक पूल बनाते हैं और मिलकर प्रोडक्शन और स्किल्स भी फिर वो अपने लेकर आते हैं। ठीक है, डेफिनेशन इसकी देखिए, कहता है स्मॉल वर्कर्स, स्मॉल इंडस्ट्रीज और क्राफ्टमैन फ्रॉम दिस टाइप ऑफ सोसाइटी, द मेंबर फ्रॉम दिस टाइप ऑफ सोसाइटी के जो हमारे छोटे वर्कर हैं, हमारे छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बड़े पैमाने पर जाकर मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, द मेंबरशिप इज लिमिटेड टू द प्रोड्यूसर्स ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, मेंबर्स themselves perform all the necessary activities like production, management and marketing। अब ये देखिए, प्रोडक्शन एक अलग सेटअप है, मैनेजमेंट एक अलग सेटअप है, मार्केटिंग एक अलग। जब हम बिजनेस की बात करते हैं, कंपनीज की बात करते हैं, तो उन्होंने इस चीज़ के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए हुए होते हैं।
उन डिपार्टमेंट्स की अलग-अलग कॉस्ट होती है जो उनको बेयर करनी पड़ती है। लेकिन ये जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, इसमें जो प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, उसमें वो प्रोडक्शन भी खुद करते हैं, मैनेजमेंट भी खुद करते हैं, मार्केटिंग भी खुद करते हैं, सेलिंग खुद करते हैं अपनी चीज़ों की, और मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस भी वो खुद करते हैं। इसका मतलब है कि उनको कोई हैवी कॉस्ट बेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। वो अपनी स्किल्स को यूज़ करते हुए अपने सारे कामों को छोटे पैमाने पर, स्मॉल लेवल पर, क्योंकि ये स्मॉल वर्कर हैं, स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनके पास हैवी कैपिटल नहीं होता, तो ये एक जो लेवल पर काम करते हैं और अपनी सारी मैनेजमेंट को खुद ही हैंडल करते हैं। अब अगली चीज़, इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑब्जेक्टिव इनका सबसे पहले हमारे पास कहता है टू गेट रॉ मटेरियल एंड अदर फैक्टर्स एट द मोस्ट इकोनॉमिकल कॉस्ट। जो रॉ मटेरियल जो होता है, हमने प्रोडक्शन के लिए हमें सबसे पहले रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। हम बनाना क्या चाहते हैं, हम जो हमारी भी प्रोडक्शन होगी उसके मुताबिक हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। तो जब हम प्रोड्यूसर सोसाइटी, एक प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करते हैं और जब वहाँ हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, तो हमें मोस्ट चीप और इकोनॉमिकल कॉस्ट में हम लोगों को जो है रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाता है मार्केट से। सेकंड हमारे पास है वन थिंग स्टूडेंट्स, अपनी लेक्चर्स को सुनते वक्त काइंडली अपनी बुक को अपने सामने ज़रूर रखिएगा। ये जो डेफिनेशंस हैं, ये जो ऑब्जेक्टिव, ये जो थ्योरी आपकी बुक, जैसे आप क्लास, हम कॉलेज में क्लास आप मुझसे लेते हैं कि आप सबके सामने आपकी बुक होती है और आपके सामने मैं हर चीज़ को ब्रीफली वर्ड बाय वर्ड डिफाइन कर रही होती हूँ। सेम एज इट इज़ जब आप ये लेक्चर अटेंड करें तो काइंडली लेक्चर्स को सुनते वक्त अपनी बुक खोल कर लाजमी अपने सामने रखिएगा, ठीक है, ताकि जो वर्ड्स मैं बोलूँ, जिन लाइंस को मैं डिफाइन करूँ, आप तक के जब दोबारा अपना ये लर्न करें तो आपको कोई परेशानी ना हो और आपको बार बार इतना लंबा लेक्चर ना सुनना पड़े। तो बार बार लेक्चर सुनने से की बजाय बेहतर है कि आप अपनी बुक अपने सामने खोल कर रखें। जिस लाइन को जैसे जैसे मैं डिफाइन करती जा रही हूँ उसको वैसे अंडरलाइन करके जो भी चीज़ें मीनिंग्स में जो आप साथ साथ लिखते जाएँ, ठीक है। अच्छा, सेकंड हमारे पास पॉइंट है टू सेल गुड्स टू मेंबर्स एट रीजनेबल प्राइस। हमारा मकसद कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या होता है कि हमारे जो मेंबर्स हैं ना, उनको रीजनेबल प्राइस में फैसिलिटीज़ पर जो गुड्स हैं वो मिलती रहें, ठीक है। तो हमारा ये प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मकसद, जो ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि जो हम इस प्रोड्यूसर सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनको लोअर प्राइस पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिलती रहें। सेकंड है, कहते हैं टू डिस्पोज ऑफ गुड्स एट द मैक्सिमम प्राइस टू नॉन मेंबर्स। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है सेल करना। ये नीचे डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स में मैंने इसको लिखा हुआ है। डिस्पोज ऑफ गुड्स मीन सेलिंग ऑफ गुड्स, ठीक है। तो डिस्पोज ऑफ गुड्स का मतलब हमारे, अब यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है हमारे मेंबर्स और एक है नॉन मेंबर्स। मेंबर्स वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का हिस्सा हैं। अब हमारा मकसद है कि उन मेंबर्स को रीजनेबल प्राइस में जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल करना। तो जो हमारे नॉन मेंबर्स हैं, हम उनसे तो प्रॉफिट अर्न कर ही सकते हैं ना। तो कहता है कि इसका मकसद एक ये भी होता है कि जो हमारे नॉन मेंबर्स हैं उनसे हम मैक्सिमम प्राइस पे गुड सेल करके कितना प्रॉफिट अर्न करें। फोर्थ है, कहता है टू एलिमिनेट द रोल ऑफ मिडलमैन एंड सेव कमीशन। अब इसमें जो मेंबर्स होते हैं ना कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उनको किसी किस्म का कोई मिडलमैन को इन्वॉल्व, मिडलमैन आपको मैंने क्लास में बहुत डिटेल में बताया हुआ कि जब हम चीज़ों को सेल करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो मिडलमैन कौन लोग होते हैं, ठीक है। हमारे होलसेलर हैं, हमारे रिटेलर हैं, हमारे जो एडवर्टीजमेंट के उसके डिपार्टमेंट के लोग होते हैं। एक चेन चलता है ये सारा, ठीक है। तो इस सोसाइटी का मकसद होता है कि हम एलिमिनेशन कर दें मिडलमैन की और कमीशंस की, ताकि हम अपने पैसों को बचा कर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। टू रिमूव वर्कर्स ग्रीवेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्किंग कंडीशंस। ग्रीवेंस का मतलब होता है कंप्लेंट्स, ठीक है। इसमें आप इस वर्ड की जगह कंप्लेंट्स का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रीवेंस की जगह आप कंप्लेंट का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। टू रिमूव वर्कर्स ग्रीवेंस या कंप्लेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्किंग कंडीशंस, के जो उनको वर्कर्स को काम के दौरान शिकायत का सामना करना पड़ता है वो ना करना पड़े और हम उनकी कंप्लेंट्स को जितना भी कोशिश हो सके कम करें। अच्छा, अब हमारे पास प्रोड्यूसर सोसाइटी के बाद जो नेक्स्ट है वो है कंज्यूमर सोसाइटी। कंज्यूमर सोसाइटी जिसका क्या मतलब है, कहता है लो और मिडिल इनकम पीपल फॉर्म दिस सोसाइटी फॉर देयर वेलफेयर। अब कौन लोग इस सोसाइटी को बनाते हैं
लो और मिडिल इनकम पीपल, ठीक है, वो लोग जिनकी आमदनी बहुत लो लेवल की है या बिल्कुल ही ज़रूरियात पूरी करने के बराबर है। Anyone can become a member by purchasing one share of the society. The managers elected by the members conduct the business of the society. कहते हैं कि इसका जो हमारे सारे मेंबर्स होते हैं वो कौन में से कोई एक मिलकर इसके जो मैनेजर को सिलेक्ट कर लेते हैं और इस सोसाइटी का मेंबर बनने के लिए कहते हैं कि हम एक शेयर भी परचेज कर लें तो हम इस सोसाइटी के मेंबर बन जाते हैं, ठीक है। इस सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कंज्यूमर सोसाइटी का? सबसे पहले कहता है टू एलिमिनेट रोल ऑफ मिडलमैन, रिटेलर्स एंड कैपिटलिस्ट। अब चीज़ों को जो हम कंज्यूमर हैं, हमने चीज़ें लेनी हैं, हम जो डायरेक्ट अगर होलसेलर के पास जाएंगे तो हमें और प्राइस पर मिलेंगी, रिटेलर्स के पास जाएंगे और प्राइस की मिलेंगी, हमारे जो शॉपकीपर्स हैं वो चीज़ को और प्राइस पे देंगे। तो इन मिडलमैन्स को दरमियान से ख़त्म करके चीज़ हम तक जो डायरेक्ट प्रोड्यूसर है उससे हम तक पहुँचे, ठीक है, ताकि ये जो एलिमिनेशन है मिडलमैन की कम हो और हमें ये जो स्टेप बाय स्टेप पैसे एक स्टेप चीज़ आगे जाती है तो हमें इसके लिए उसका पे भी बढ़ जाता है, ठीक है। उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इस सोसाइटी को फॉर्म किया जाता है। उसके बाद टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ मेंबर्स, इस सोसाइटी के जो हम देखें हम सब चाहते हैं कि हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बेहतर से बेहतरीन होना चाहिए, ठीक है। सब उसके लिए तो गोदो करते हैं, बेहतर कारोबार करने की कोशिश करते हैं, अपनी अपनी दौड़ में सब लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस सोसाइटी का मकसद क्या होता है कि हमारे जो मेंबर्स हैं हम उनके वे ऑफ लिविंग को, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेहतर से बेहतरीन कर सके, बेटर कर सके। थर्ड हमारे पास ऑब्जेक्टिव कहता है टू इंक्रीज द परचेजिंग पावर। अब लो इनकम पर्सन है, ठीक है, तो लो इनकम पर्सन की जो ज़रूरियात ही पूरी नहीं ठीक से होती, तो इस सोसाइटी का मकसद ये होता है कि कम से कम प्राइस में कम हमारे जो मेंबर्स हैं उनकी जो परचेजिंग पावर है वो कैसे इंक्रीज़ होगी। हमारी पॉकेट में पैसे ज़्यादा होंगे तो हमारी परचेजिंग पावर इंक्रीज़ होगी ना। तो कहते हैं कि हम जितनी भी चीज़ों को कम प्राइस पे फैसिलिटेट करके अपने कंज्यूमर को पहुंचाएंगे उतना ही उनका परचेजिंग पावर ज़्यादा होगा, अच्छा होगा। फोर्थ हमारे पास पॉइंट है टू प्रमोट दी वेलफेयर ऑफ मेंबर्स, ठीक है। वेलफेयर, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं हमारा मकसद होना चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ जो है हाथ से हाथ मिलाकर चलें। एक दूसरे हाथ से हाथ मिलाने का मतलब ये नहीं कि हाथ पकड़ पकड़ के एक दूसरे का चलना है, इसका मतलब कि हमें एक दूसरे की मदद करनी है, ठीक है। तो वेलफेयर ऑफ मेंबर्स का मतलब होता है कि हमको जितनी मादी मदद कर सकते हैं करें, ठीक है, जितने कम प्राइस पे चीज़ दे सकते हैं दें, जितना फैसिलिटेट, जितने कम जो है से टैक्सेस लगा सकते हैं लगाएं। तो इस मकसद के लिए इस कंज्यूमर सोसाइटी को प्रमोट किया जाता है। थर्ड हमारे पास जो सोसाइटी है आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है वो है मार्केटिंग सोसाइटी, ठीक है। मार्केटिंग का वर्ड सुनकर आपके माइंड में क्या पहले चीज़ आती है? मार्केटिंग, चीज़ों को कम बेहतर तरीके से सेल आउट करना। Marketing cooperative society. This society is formed to help the producers for selling their goods at profit without the help of wholesalers and retailers. कहता है कि मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या मकसद होता है कि ये जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं ये उनकी मदद करता है कि आप जो ज़्यादा मिडलमैन आपको इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपकी मदद करेंगे आपकी चीज़ को राइट कंज्यूमर्स तक, जो फाइनल कंज्यूमर्स हैं उन तक पहुंचाने में, ठीक है। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? सबसे पहले कहता है टू पूल द प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर। वो स्मॉल प्रोड्यूसर जो एडवर्टाइजमेंट की या मार्केटिंग की हैवी जो मिडलमैन की इन्वॉल्वमेंट को बेयर नहीं कर सकते, जिनके पास कोई इतने हैवी कैपिटल या इन्वेस्टमेंट नहीं होती, तो ये जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं ये मार्केटिंग जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी है ये उनकी मदद करती है कि हाँ आपको किसी मिडलमैन की, आपको किसी होलसेलर की, किसी रिटेलर की ज़रूरत नहीं है, हम आपकी मदद करेंगे कि हम जो आपकी चीज़ों को पूल करें। सेकेंड इसका पर्पस है टू डिस्पोज ऑफ द गुड्स एट मैक्सिमम प्राइस टू नॉन मेंबर्स। अच्छा, आपके पास बुक पे यहाँ पे ये लिखा है एट मैक्सिमम प्राइस तक। एट मैक्सिमम प्राइस के साथ आप नॉन मेंबर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि आपके जो डिस्पोज ऑफ का मतलब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि सेल करना, सेल गुड्स टू नॉन मेंबर्स एट मैक्सिमम प्राइस लेवल। एंड द थर्ड वन इज़ टू प्रोवाइड मार्केट इन्फॉर्मेशन। अब ये जो हमारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं ना उनकी पहुंच इतनी दूर तक नहीं होती, तो मार्केटिंग सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक मकसद ये भी होता है कि ये जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं इन तक मार्केट की इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए।
लेकिन जब तक प्रोड्यूसर को मार्केट की इंफॉर्मेशन नहीं होगी, उसको नहीं पता होगा कि मैंने प्रोडक्शन किस लेवल की करनी है, किस लेवल की डिमांड है, किस चीज़ की डिमांड है, मेरी चीज़ की डिमांड है या नहीं, अगर है तो कितने पे है, ये क्या जो उतार चढ़ाव चल रहा है, तो ये इन्फॉर्मेशन सारी मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोग स्मॉल प्रोड्यूसर्स तक पहुँचाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है, कहता है टू एडजस्ट द सप्लाई अकॉर्डिंग टू डिमांड। अब जब इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचती है कि भई आपकी चीज़ की ये वैल्यू है, ये डिमांड है, ये प्राइस लेवल जो है सेट है आपके लिए, ठीक है, ओके है, तो उसके बाद जब हमें डिमांड का पता चलता है उसके मुताबिक ही हम सप्लाई को मेंटेन करते हैं। और सप्लाई के साथ साथ पीछे प्रोडक्शन का भी जो सारा हिसाब किताब है वो इसी इंफॉर्मेशन की बेस पर किया जाता है। नेक्स्ट 5th पॉइंट हमारे पास है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ टू इट्स मेंबर्स। अब इनका एक मकसद तो हमारे पास ये भी होता है कि हमारे जो मेंबर्स हैं हम उनको फाइनेंशियली फैसिलिटेट करें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सोसाइटी है इंश्योरेंस सोसाइटी। पॉइंट है इंश्योरेंस सोसाइटी। इसके ऑब्जेक्टिव हमारे पास सबसे पहले कहता है टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ मेंबर्स। इसमें हमारे जो मेंबर्स इस सोसाइटी में बनते हैं उनके प्रमोट करने के लिए, ठीक है, उनको जो वेलफेयर उनको देने के लिए इस सोसाइटी को प्रमोट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं टू चार्ज लो प्रीमियम। प्रीमियम वो अमाउंट होती है जो जब हम इंश्योरेंस लेते हैं कंपनी से तो हम लोगों ने पे करनी होती है उनको। तो इस इंश्योरेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी का मकसद होता है कि हमारे मेंबर्स से लो प्रीमियम चार्ज किया जाए। टू इनकरेज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये जो छोटे तबके के लोग होते हैं, स्मॉल बिजनेस करते हैं, उनकी लो इनकम होती है, उनके पास ना इन्वेस्टमेंट और सेविंग के ज़्यादा चांसेस नहीं होते। तो ये इंश्योरेंस सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी का मकसद होता है कि हमारे मेंबर्स को ना सेविंग की तरफ उनका रुझान ज़्यादा हो। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट की तरफ उनको पैसे, जो आप हमारे पास पैसे जमा करें, जोड़े, फिर उनको इन्वेस्टमेंट की तरफ लाना इनका मकसद होता है। नेक्स्ट हमारे पास है फार्मिंग सोसाइटी। Farming cooperative society, small farmers to get the benefits of large scale farming from the society. The ownership of land remains with the members, but for the purpose of farming the whole land is treated as one unit. इसका क्या मतलब है? ये जो किसान, अब मैं एक किसान हूँ, मेरे पास कितने एकड़ ज़मीन है, मेरा जो फार्मिंग का सारा सिस्टम है, मैं लार्ज लेवल पे उसको नहीं लेकर जा सकती। लेकिन यही जब हम फार्मिंग सोसाइटी में आ जाते हैं, फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तो 1 2 3 4 5 10 फार्मर्स मिलकर अपनी अपनी ज़मीन, वो जो एक हिस्सा होता है वो जिस जिसके भी नाम होती है वो उसी मेंबर्स के नाम रहती है, लेकिन वो अपनी ज़मीन उस एक यूनिट के तहत उसको एक माइंड में कि भाई ये हमारा एक यूनिट है, ठीक है, उसके ऊपर काम करते हैं। फिर क्या होता है कि कल्टीवेशन जो है वो ज़्यादा हो सकती है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकती है। तो फार्मिंग सोसाइटी का ये मकसद होता है कि अगर एक ज़मीन बहुत बड़े पैमाने पर है लेकिन उसके मेंबर्स अलग, उसके जो जो मालिक हैं, वो ओनर्स हैं, लैंडलॉर्ड हैं, अलग अलग हैं, तो वो मिलकर सब उस एक सोसाइटी का हिस्सा बनते हैं और उस ज़मीन को, उस सारे हिस्से को एक यूनिट की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, इसका मकसद क्या होता है? सबसे पहला इसका मकसद है टू इंक्रीज पर एकड़ प्रोडक्शन। इसका सबसे पहला मकसद ये होता है कि जो हमारी पर एकड़ प्रोडक्शन होती है, वो जो अलग-अलग फार्मर्स अपनी अपनी ज़मीन पे अपने अपने मालिक बन के कर रहे थे, वही जब वो एक यूनिट में आ जाते हैं तो पर एकड़ प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाती है। फिर वो जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी ज़्यादा सेल होगी और उतना ज़्यादा ही उनको प्रॉफिट अर्न होगा, जिसे वो आपस में डिवाइड कर लेंगे। सेकेंड है टू इम्प्रूव इरिगेशन। इरिगेशन कहते हैं जो हमारी फसलें होती हैं उनको सैराब करना। ऐसे जो एक परेशानी कि भाई मैंने अपने ज़मीन के टुकड़े को सैराब करना है, तुम अपने को इरिगेट करो, तुम अपने को इस टेंशन, इस परेशानी से बाहर आकर वो उस सारी ज़मीन को एक यूनिट में ले आते हैं, तो इरिगेशन जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। थर्ड हमारे पास पॉइंट है टू गेट सीड्स एट लोअर प्राइस। जब आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का हिस्सा बन जाते हैं ना, कि हम फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का हिस्सा है, मिलकर काम कर रहे हैं, जब मिलकर काम करते हैं तो प्रोडक्शन भी बड़े पैमाने की होती है। जब प्रोडक्शन बड़े पैमाने की होती है तो उनको जो रॉ मटेरियल, जो सीड्स हैं, वो सस्ते जो पैसों में मिल जाते हैं। तो जो हमारे सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं प्रोडक्शन के लिए, वो हमें लोअर प्राइस पर अवेलेबल हो जाते हैं।
वो अगला पॉइंट है टू डिस्पोज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। डिस्पोज ऑफ वही बात, सेलिंग करना एग्रीकल्चर की जो भी हमने बनाया फसल में, कोई फल है, कोई सब्ज़ी है, कोई किसी भी किस्म की प्रोडक्शन हमने फसलों में की है, उसको सेल बेहतरीन तरीके से सेल करने के लिए, ठीक है। जब वो एक सोसाइटी एक का हिस्सा बन जाते हैं तो उनको ज़्यादा लोग, ज़्यादा स्किल्स हासिल हो जाती हैं, ज़्यादा जो है उनको फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, तो इस वजह से उनको अपनी चीज़ों को सेल करना भी आसान हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है हाउसिंग सोसाइटी। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, दिस सोसाइटी इज फॉर्म्ड टू प्रोवाइड फाइनेंस टू इट्स मेंबर्स for the purchase of land or house or construction of house. It has usually three forms: house building society, finance society, land society, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जब हम कोऑपरेटिव सोसाइटी का हिस्सा बन जाते हैं, ये हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का हिस्सा बन जाते हैं, तो हमें अपने घरों को तमीर करने के लिए, हमें नया घर खरीदने के लिए, हमें घरों की रेनोवेशन के लिए जो है वो फाइनेंस मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि सब कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो लोग, हाउसिंग सोसाइटी के लोग होते हैं, वो मिलकर हमें फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। अब इसके ऑब्जेक्टिव में जो इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, कहता है टू प्रोवाइड लोन फॉर बिल्डिंग और लैंड, ज़मीन के लिए, ख़रीदारी के लिए, बिल्डिंग की ख़रीदारी के लिए जो है वो लोन या क्रेडिट या उधार की जो फैसिलिटी देते हैं। फिर कहता है टू चार्ज लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखें, जब हम दूसरे जो हमारे प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं ना, जब हम उनसे लोन लेते हैं तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होता है। तो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का मकसद ये होता है कि लो रेट पर हम लोग इंटरेस्ट दें। थर्ड वन पे कहता है टू सेव फ्रॉम द एक्सप्लोटेशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स। लैंडलॉर्ड्स जो होते हैं ना, वो बहुत एक्सप्लोटेशन करते हैं। वो क्या, जिसको इन टिपिकल लैंग्वेज क्या में कहते हैं कि जलील करना किसी को, वो इस चीज़ से बचाने के लिए लैंडलॉर्ड्स के जो ज़मींदार होते हैं उनके हाथ छड़ाने से बेहतर है कि वो एक सोसाइटी को बना देते हैं, ताकि जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते ज़्यादा, जो स्मॉल लेवल के, स्मॉल इनकम के लोग हैं, वो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ कॉन्टेक्ट करें, उसके मेंबर बने जाकर। नेक्स्ट हमारे पास है टू प्रोवाइड टेक्निकल सर्विसेज। जो भी टेक्निकल सर्विसेज होती हैं उनके पास, वो ये जो हमारे हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोग होते हैं, ये अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करते हैं। फिफ्थ वन जो कहते हैं टू प्रोवाइड बेटर सर्विसेज ऑफ सर्विस एंड इलेक्ट्रिसिटी ETC। ये जो हमारे हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं, इसमें जब घर लिया है, तमीर किया, उसमें जितनी भी ये सेवरेज, इलेक्ट्रिसिटी, अब एक जो स्मॉल लेवल का लो इनकम का बंदा है वो इस चीज़ को ज़्यादा बेयर नहीं कर सकता। तो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या मकसद होता है कि हमारे मेंबर्स को बेहतरीन पानी का निज़ाम, बेहतरीन बिजली का निज़ाम मिल सके, जिसके लिए वो अपने मेंबर्स की पूरे तरीके से मदद करते हैं, वेलफेयर करते हैं उसके साथ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास सोसाइटी है क्रेडिट सोसाइटी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। This society is formed to provide the facility of loans on favorable terms to the members in rural areas. The sources of funds of the society are as under: deposits of membership fee, गवर्नमेंट लोन्स, ठीक है। सोर्सेज क्या है, कहता है कि जिसकी बेस पर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी खड़ी होती है, बुनियाद रखी जाती है, उसमें हमारे पास तीन तरह के, जैसे हम कहते हैं ना कि बैंक का बेसिक पर्पस है कि वो मानते वसूल करता है और कर्जे देता है, तो उनके पास डिपॉजिट्स कहाँ से आते हैं, हम कस्टमर्स लेकर जाते हैं डिपॉजिट उनके पास, और कुछ उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट होती है। तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की क्या जो फंड्स हैं, कहाँ से उनके डिपॉजिट होते हैं, एक उनके मेंबर्स के डिपॉजिट होते हैं, दूसरा उनकी जो हम मेंबर्स बनते हैं तो उसकी मेंबरशिप फ़ी पे करते हैं, और उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से जो लोन आता है, वो ये तीन तरीके हैं इनके फंड्स के, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं हमारे पास, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम दी प्राइवेट मनी लेंडर्स। ये जो प्राइवेट मनी लेंडर्स होते हैं ना, जब ये क्रेडिट देते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा हाई रेट पे इंटरेस्ट रेट रखते हैं, और फिर जब आप क्रेडिट को टाइम पर वापस नहीं कर पाते तो वो उसको अमाउंट को बढ़ाते बढ़ाते डबल ट्रिपल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो क्या कहता है कि हम अब अपने मेंबर्स को प्रोटेक्ट करते हैं प्राइवेट मनी लेंडर्स से, और ख़ुद उनकी हेल्प करते हैं लो इंटरेस्ट रेट पर या एक फिक्स रेट पर उनको लोन की फैसिलिटी देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टू चार्ज लो इंटरेस्ट, ठीक है। उनको जो है लॉज, ये बात अभी आपको बता चुकी हूँ कि लॉज जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। फिर कहता है टू इंकरेज द हैबिट ऑफ म्यूचुअल एड और हेल्प। इसका मकसद ये होता है कि हम एक दूसरे की, एड का मतलब होता है किसी की मदद करना, हेल्प करना। तो कहता है कि ये लोगों को जो इनकरेज करता है कि आप एक दूसरे की मदद, जिसके पास पैसा ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा, वो उसको अपने दूसरे जो ज़रूरतमंद भाई है उस तक पहुँचाए। तो म्यूचुअल हैबिट ऑफ एड और हेल्प लोगों के दरमियान पैदा होती है।
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये आपने जो हमारे पास जिस तरह फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे पास ये सिटी टूर चलती है, या इसके अलावा और भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जिसमें आपको एक स्टूडेंट कार्ड बनवाएं, तो जी हमने रोज़ाना अपने कॉलेज से घर तक का ट्रैवल करना है, वो जो भी आपका स्टॉप है ऑब्वियसली वो घर तक तो पहुंचाएंगे नहीं, उनका स्टॉप होता फिक्स होता, तो आपने उस कार्ड की मदद से रोज़ाना सफ़र करना है। तो अगर आपने उनका कार्ड ले लिया, जिस तरह सिटी टूर्स है चलती थी, अगर किसी ने उसका कार्ड लिया, उस पर सफ़र किया, तो आपने जब वो कार्ड लिया बनवाया तो आप उसके मेंबर बन गए, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मकसद होता है, दिस सोसाइटी इज़ फॉर्म टू प्रोवाइड द सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट to its members at concessional rates. Welfare bus scheme is one example of this society. A pass is given to the regular passenger to travel on permitted routes of the government. कहता है कि इसके जो पैसेंजर्स होते हैं उनको एक कार्ड, एक स्कीम के तौर पर एक रेगुलर पैसेंजर जो कार्ड पर वो इशू कर दिया जाता है, जिसके तहत वो रोज़ाना उनका जो एक स्पेसिफिक रूट होता है उस पर सफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो रोज़ाना ट्रांसपोर्ट के हैवी एक्सपेंसेस बेयर नहीं कर सकते, जो स्टूडेंट्स हैं, वो लेबर है, उसने अपनी फैक्ट्री तक पहुंचना है, तो उनकी मदद के लिए ये ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है, जिसमें लोअर रेट चार्ज करके जो रेंट है उनको एक पास दिया जाता है, जिसके ज़रिए वो रोज़ाना सफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्टोरेज सोसाइटी, ठीक है। सो दिस सोसाइटी प्रोवाइड स्टोरेज फैसिलिटी टू द मेंबर्स ऑफ पेरिशेबल एंड नॉन पेरिशेबल गुड्स। जिस तरह आपने कभी ये सुना होगा गोदाम, ठीक है, गोदाम जो वेयर हाउसेस होते हैं वो आपकी वो चीज़ों को स्टोर करने के लिए कि जो आपने फ़ॉरेन मार्केट में नहीं सेल करने के लिए लेके जानी होती और जिनको वक्त होता है मार्केट में जाकर सेल करने का, तो उनको स्टोर करने के लिए स्टोरेज कोऑपरेटिव सोसाइटी जगह देती है आपको। ग्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज आर आल्सो प्रोवाइडेड बाय दिस सोसाइटी। ग्रेडिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को जो आप ग्रेड, जिसमें हम कहते हैं ना हमारा टीचर है हमारे टेस्ट चेक कर रहे हैं तो वो ग्रेडिंग कर रहे हैं, ग्रेड ए ग्रेड बी, इस तरह आपकी प्रोडक्ट की ग्रेडिंग करना, ठीक है, और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करना। ये सोसाइटी के जो लोग होते हैं आपको ये भी आपकी इसमें भी आपकी मदद करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी। The unskilled labor set up this society to sell their services jointly for various projects at favorable rates। कहता है कि जितने हमारे पास ये अनस्किल्ड लेबर होते हैं, जिनको बड़ी बड़ी जगहों पर बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब नहीं मिलती, या जिन्होंने भी अपने काम करना शुरू किया होता है, ठीक है, उन्होंने अपनी स्किल्स को बेहतर करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, अपना आप मनवाने के लिए एक सोसाइटी बनाते हैं, जिसमें वो प्रोजेक्ट्स के तौर पर कि हम इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, तो ये एक अपनी सोसाइटी एक टीम बना लेते हैं। The unskilled labor set up this society to sell their services jointly for various projects at favorable rates। अब वो उसके लिए favorable rates चार्ज करते हैं, मतलब वो कोई हैवी चार्ज नहीं करते, क्योंकि वो एक अनस्किल्ड लेबर होता है और अनस्किल्ड लेबर की जो मार्केट में जो एक फ़ी है वो इतनी है, उसको नहीं पे की जाती, सैलरी या जो भी आप उसको वेजेस कहते हैं पे नहीं की जाती, तो वो अपने आप को स्किल्ड करने के लिए, अपने आप को मनवाने के लिए जो है कोऑपरेटिव लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, जिसमें वो अपनी जो फैसिलिटीज़ होती हैं, जो आपके डिफरेंट प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए सर्विसेज होती हैं, वो रिजनेबल फ़ी पर आपको देते हैं। इस सब के साथ आपका ये जो टाइप्स हैं ये यहाँ पर मुकम्मल हो जाती हैं। अब मैं आपको एक दफ़ा फिर ब्रीफली डिफ़ाइन कर देती हूँ थोड़ा थोड़ा करके, कि मैंने आपको जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसके बारे में पहले ही क्लास में बहुत ब्रीफली इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैं आपको बता चुकी थी। तो अभी मैंने आपको टाइप्स इसकी बताई कि हमारी प्रोड्यूसर सोसाइटी होती है, कंज्यूमर सोसाइटी होती है, मार्केटिंग सोसाइटी, इंश्योरेंस सोसाइटी, फार्मिंग सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी, क्रेडिट सोसाइटी, ट्रांसपोर्ट सोसाइटी, स्टोरेज सोसाइटी एंड लेबर सोसाइटी। और इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, किस मकसद के लिए इन सोसाइटीज़ को बनाया जाता है, ये मैंने आपको वन बाय वन सब क्या बता दिया। इसके अलावा भी अगर आपको मज़ीद किसी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना है तो जो भी आपका ग्रुप आपके सर ने बनाया हुआ है उसमें आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगला जो आपका इस ही टॉपिक के साथ आपका ये जो चैप्टर है कोऑपरेटिव सोसाइटी का ये मुकम्मल हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है डिफरेंस बिटवीन जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी।
ये आपके इसी ही चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और आपको पता है ये जो डिफरेंसेस होते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी के 3 पार्ट्स हैं जो बहुत ही ब्रीफली क्लास में डिफाइन कर चुकी हूँ। इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटी के एडवांटेजेस, इंट्रोडक्शन, टाइप सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ। तो मज़ीद मुझे ये जो इसके एडवांटेजेस या इनका डिफरेंसेस हैं मज़ीद मुझे डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका समझने के लिए आपने खुद से होम टास्क करना है। आपका ये पेज नंबर 184 पे है, ठीक है। पेज नंबर मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, आपका पेज 184, ठीक है, 184। इस पे आपके पास आपका टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब ये आपने खुद असाइनमेंट तैयार करनी है इसके ऊपर। इसके ऊपर आपने खुद घर में वर्किंग करनी है। इसके बारे में आप नेट से सर्च करें, अपनी बुक से देखें। जैसे हम क्लास में हमारा एक मेथड चलता था ना, मैं आपको पूरा सब टॉपिक बता देती थी, उसके बाद आप इसका जो डिफरेंसेस थे उसके ऊपर खुद आप असाइनमेंट तैयार करते थे। तो सेम एज इट इज़ आपने इसकी असाइनमेंट खुद तैयार करनी है, चाहे आप गूगल से देखकर तैयार करें, विकीपीडिया पे सर्च करें, जैसे भी सर्चिंग करनी है आपने इस टॉपिक को डिफरेंस बिटवीन जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये आपने खुद इस असाइनमेंट को तैयार करना है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को अपने एग्जाम्स के लिए, जब भी आपके एग्जाम्स हो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे जो हालात हैं मुल्क के, दुनिया में जो भी इनको अल्लाह ताला बेहतर करें, जब भी आपके एग्जाम्स हो तो उसके लिए आपने इस क्वेश्चन को खुद तैयार करना है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसी टॉपिक के साथ आपका ये जो चैप्टर है ये वाइंड अप हो गया। जो नेक्स्ट आपको मैं लेक्चर दूंगी इंशाल्लाह, उसमें हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।